हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में भी आते हैं, इनके खास करके आर्टिकल आते हैं, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसएससी हो, एसआई हो, ठीक है, सब में आते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, तो ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल है। टीजीटी के लिए जो अभी होने वाला है एलटी का पेपर, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई थी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसे न्यायिक कार्य कहा जाता है। फिर 1774 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1774 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है। अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कब आया था? तो 1937 में आया था। ठीक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कब से स्थापित है? तो 1937 से। इसे क्या कहा गया था? फेडरल कोर्ट के नाम से जाना गया था। यानी संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1937 ईस्वी में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसकी सबसे पहले स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 1937 में जो स्थापना हुई थी उसे संघीय न्यायालय कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट कब कहा गया था? तो इसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया था 26 जनवरी 1950 को। संवैधानिक प्रारूप की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में वर्णन किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस में किया गया है? भाग 5 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 124 से लेके 147 तक। कब? 124 से लेके 147 तक का जो अनुच्छेद है किसके लिए है? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया है। भाग कौन सा है? भाग 5 है। अनुच्छेद का गठन की बात करें, अरे सुप्रीम कोर्ट के गठन का बात करें तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। क्या की गई है? सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 124 में कहा गया है। अनुच्छेद 125 में क्या कहा गया है? कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की बात कही गई है। किसमें? 125 में। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक एवं मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। किसकी न्यायाधीश की बात कही गई है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है 126 में। अनुच्छेद 127 में किसकी बात कही गई है? तदर्थ न्यायाधीश, यानी एडहॉक पे। किस पे? जो एडहॉक पे रखे जाते हैं ना, टीचर हो गया चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एडहॉक पे, तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी एडहॉक पे रखे जाएंगे। किस बात में कहा गया है? 127 में कहा गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, यानी कि जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गया है उसकी भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 128 में। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय की बात अनुच्छेद 129 में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के बैठकों के स्थान में परिवर्तन की बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 130 में कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के बैठकों के स्थान में परिवर्तन कब होगा? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के आधार पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 131 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के बारे में। अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, यहाँ पे आर्टिकल होगा, यहाँ पे क्षेत्राधिकार होगा, उसके बारे में हम देखते हैं किस आर्टिकल में किस क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कही गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार किसमें है? तो 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के दीवानी, सिविल या सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 133 में है। सिविल सुप्रीम कोर्ट के दीवानी और सिविल क्षेत्राधिकार किसमें है? 133 में है। सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी आपराधिक क्षेत्राधिकार किसमें है? तो आर्टिकल 134 में है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार दिए गए हैं किसमें? 132, 133, 134। 132 में क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार किसमें है? तो 132 में है संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार। दीवानी या सिविल क्षेत्राधिकार किसमें है? तो अपीली क्षेत्राधिकार 133 में। और सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीली क्षेत्राधिकार 134 में। फेडरल कोर्ट की शक्ति को सीमित करना किसमें दिया गया है? 135 में। विशेष इजाज़त से किसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करना किसमें? 136 में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा किस आर्टिकल में दिया गया है? 137 में। यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की पुनरावलोकन की बात कर रहा है इसमें, तो किस आर्टिकल में करेगा? 137 में। आर्टिकल 138 में क्या कहा गया है? कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिकता में वृद्धि और संसद विधि बनाकर किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 138 में क्या कहा गया है? कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है उसके क्षेत्रों में वृद्धि करना है। किस तरह करे जाएगा? तो संसद में विधि बनाकर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के योग्यता के बारे में किसमें बात की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के योग्यता के बारे में बात की गई है आर्टिकल 124 के 3 में।
किसमें की गई है? 124 के 3 में सुप्रीम कोर्ट के योग्यता के बारे में बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने के लिए क्या होना चाहिए? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता या वकील रहा हो, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा हो, और राष्ट्रपति की नज़र में वो परंपरागत विधिवेत्ता हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो जाएगा वो। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति 124 के 2 में की गई है। किसमें की गई है? वर्णन किसमें किया गया? 124 का 2, यानी योग्यता की बात 124 का 3 और इनके नियुक्ति की बात किसमें कही गई है? तो 124 के 2 में कही गई है। तो क्या होगा उसके लिए? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। 1993 में द्वितीय न्यायाधीश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के आधार पर नियुक्ति होगी, मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश उसमें रहेंगे। 1998 में तृतीय न्यायाधीश में क्या कहा गया कि कॉलेजियम में कितने? 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, कुल मिलाकर कितने होंगे? 5 न्यायाधीश होंगे। और द्वितीय जो न्यायाधीश अधिवेशन किया गया तो उसमें कितने की बात की गई थी? 3 की। नियुक्ति का आधार वरिष्ठता हो गया, यानी नियुक्ति का आधार वरिष्ठता के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे की जाएगी। किसके अनुसार? तो द्वितीय न्यायाधीशवाद जो 1993 में आया था उसी के अनुसार की जाएगी। लेकिन तृतीय न्यायाधीशवाद जो आया था 1998 में, उसमें कितने न्यायाधीशों को बढ़ा दिया गया? तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 5 वरिष्ठ न्यायाधीश की कोलिजियन सिस्टम के द्वारा कर दिया गया था। लेकिन नियुक्ति का आधार कब रखा गया था? तो द्वितीय न्यायाधीशवाद 1993 के अनुसार रखा गया। कोलेजियम का उल्लंघन कब देखने को मिलता है? कोलेजियम का उल्लंघन सबसे पहला घटना मिलता है 1973 में, जो एन रे को वरीयता का उल्लंघन करके मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। किसको बना दिया गया था? एन रे को बना दिया गया था 1973 में, वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए। दूसरा मामला कब मिलता है? 1977 ईस्वी में, जब हमीदुल्ला बेग को वरीयता का उल्लंघन करते हुए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजैक की स्थापना कब की गई थी? तो 2014 में कॉलेजियम के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जिसके लिए 99वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके आयोग का गठन की बात कब कही गई थी? तो 2002 में ऐसे गठन की बात की गई थी आयोग के, यानी कौन सी आयोग? न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कब कही गई थी? 2002 में। ठीक है, संविधान की समीक्षा में एक ऐसे आयोग के गठन की बात की गई थी। 2014 में कॉलेजियम के स्थान पे क्या लाया गया था? न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। ये किस में आया था? तो 120वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, लेकिन पूर्ण किस में हुआ था? 99वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये आप कहोगे कि 120 और 99 में अंतर क्या है? तो अंतर ये होता है कि संशोधन जो लाया जाता है तो वो लाया गया था 120वें में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 120 बिना संशोधन आ गए तो सब एक्सेप्ट ही हो गए, कुछ नहीं होते हैं। तो उस क्रम में 120वां था, लेकिन जब पूर्ण हो गया, मान लिया गया, तो 99वां संविधान संशोधन में इसको स्वीकार किया गया था। कब से लागू हुआ? तो यह 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की और 1 जनवरी 2015 से यह प्रभावी हो गया। यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन कब से प्रभावी हो गया? तो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हो गया है। न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने सदस्य होंगे? तो जो इसका गठन किया गया 124A में वर्णन किया गया। किसमें किया गया है? 124A में। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन की बात किसमें कही गई है? 124 के A में कही गई है। क्या? इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जिसकी 1 होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है। भारत का 1 विधि मंत्री होगा, 1, ठीक है, और 2 परंपरागत विधिवेत्ता होंगे। तो कितने हो गए टोटल? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6 लोग टोटल शामिल किए गए थे। इसमें 6 लोग होंगे, ठीक है। कौन कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री और 2 परंपरागत वेत्ता होंगे। उसके बाद एक घटना की और बात की गई है। इन 2 सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। इन 2 सदस्यों की नियुक्ति होती एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री होगा। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसे असंवैधानिक मानकर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया इसे। आर्टिकल 124B में, ठीक है, 124B में कहा गया है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्य के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? न्यायिक नियुक्ति आयोग कार्य के बारे में बात किया गया है। क्या कहा गया? पहला कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, ठीक है, के न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। कौन देगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग देगा। दूसरा बात क्या कहा गया है? दूसरा बात इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। कौन देगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग देगा। आर्टिकल 124 का C, 124 के C में क्या कहा गया है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित
विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगी? तो संसद को प्राप्त होगी। यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसके प्राप्त होगी? तो संसद के पास होगी। लेकिन अभी हमने पीछे में पढ़ा कि 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस JS खेर की संवैधानिक पीठ के द्वारा 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक मानते हुए क्या कर दिया गया था? उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जस्टिस JS खेर की संवैधानिक पीठ के द्वारा। अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? 124 का 6। 124 का 6 क्या कह रहा है? तो 124 का 6 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ की बात हो रही है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ की बात की जा रही है। किसमें कही जा रही है? 124 के 6 में न्यायाधीश का शपथ। किसका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि द्वारा। और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कौन होंगे? जो तीसरी अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो शामिल हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होंगे। वो क्या कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। व्यवहार में तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा एवं अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। 124 का 2 कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल की बात किसमें कही गई है? तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल की बात कही गई है 124 के 2 में बात की गई है। किसमें? 124 के 2 में कार्यकाल की बात की गई है। कितने वर्ष होगा कार्यकाल? तो इनका 65 वर्ष का होगा। 65 वर्ष का कार्यकाल होगा। 124 के 7 में क्या कहा गया है? 124 के 7 में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश न्यायिक क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा। यानी कि 124 के 7 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वह न्यायिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करेगा। किसमें कहा गया? 124 के 7 में कहा गया है। अब बात करेंगे हटाना यानी महाभियोग। महाभियोग के बारे में बात क्या कहा गया है? 124 के 4 में महाभियोग के बारे में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के। कारण, किस कारण इसको महाभियोग लाया जाएगा? तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता। प्रक्रिया क्या होगी महाभियोग पर हटाने के लिए? तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना, लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्या करने के लिए? महाभियोग लाने के लिए। प्रस्ताव के बाद एक जांच समिति का गठन किया जाता है जिसमें कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के खुद मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और परंपरागत विधिवेत्ता इसमें शामिल होगा। समिति की जांच के बाद यदि सिद्ध होता है तो सांसद के दोनों सदनों में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद न्यायाधीश को पद से हटा हुआ माना जाता है। बात करेंगे अब आर्टिकल 125 न्यायाधीशों का वेतन भत्ता। वेतन के लिए कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। 2017 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है। वरिष्ठ न्यायाधीशों को कार्यवाहक CJI बनाया जाता है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश की बात कही गई। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है। किस रूप में? एडहॉक के रूप में। कब? 127 आर्टिकल में यह चीज़ का वर्णन। तदर्थ न्यायाधीश उसी हाईकोर्ट से बनाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बात कहा गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोरम पूरा न हो तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। आर्टिकल 129 में अभिलेखीय न्यायालय के बारे में बात कहा गया। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। किसमें कहा गया है? 129 में। 129 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को अभिलेखित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्णय को मानना अनिवार्य होता है, अन्यथा न्यायालय की अवमानना समझा जाता है। 1971 में न्यायिक अवमानना अधिनियम बनाया गया था। न्यायिक अवमानना अधिनियम कब बनाया गया था? 1971 में, जिसके तहत न्यायालय की अवमानना के कारण 6 माह की सजा एवं 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो न्यायिक अवमानना अधिनियम कब लगाया गया था? 1971 में। आर्टिकल 130 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के बैठने के स्थान। आर्टिकल 130 में, ठीक है, क्या कहा गया आर्टिकल 130 में कि सुप्रीम कोर्ट के बैठने के स्थान। राष्ट्रपति के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट के बैठकों के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। अब तक भारत में ऐसा कितनी बार हो चुका है? तो अब तक भारत में ऐसा 2 बार हो चुका है जो सुप्रीम कोर्ट की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई थी। कहाँ पे आयोजित की गई हैं? तो हैदराबाद और श्रीनगर में। हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित की गई हैं 2 बार बैठकें।
आर्टिकल 131 क्या कह रहा है? आर्टिकल 131 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इन विषयों की सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, जैसे केंद्र और राज्य के विवाद, एक राज्य राज्य के विवाद, राज्य और राज्यों के विवाद। किसमें वर्णित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की बात हो रही है 131 में। केंद्र और राज्यों के विवाद का भी करता है। अपवाद क्या देखने को मिलता है? तो संविधान से पूर्व मामला, नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 और केंद्र राज्य वित्तीय आयोग की सिफारिशों से संबंधित विवाद। अपवाद जो देखने को मिलता है, नदी जल बोर्ड का गठन कब किया गया था? नदी जल बोर्ड का गठन किया गया अनुच्छेद 262 में। नदी जल बोर्ड का गठन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 262 में संबंधित है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो है राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कम से कम 10 सदस्यों का अभिवादन होना चाहिए। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कितने जारी करता है? 32 में। हाई कोर्ट कितने मौलिक अधिकार के लिए? 226 में। अर्थात कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का समवर्ती क्षेत्राधिकार है। किसमें? रिट में। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक शक्ति और पुनरावलोकन के बारे में। तो आर्टिकल 132 में क्या कहा गया है कि संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न निहित हो। दूसरा, दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसमें कहा गया आर्टिकल 132। आर्टिकल 133 में दीवानी अपीली क्षेत्राधिकार है। इसमें क्या है? विधि का सारवान प्रश्न निहित है और हाई कोर्ट स्वयं प्रमाणित करे तब इसे दीवानी न्यायालय के, यदि हाई कोर्ट स्वयं प्रभावित कर दे इसे या प्रमाणित कर दे, प्रमाणित करेगा सुप्रीम हाई कोर्ट, तब आप इसको ले जाके कहाँ दाखिल कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। कोई व्यापक हित वाला जुड़ा मामला हो तो उसको वहाँ पे शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 134 फौजदारी अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। हाई कोर्ट ने किसी दोषी को 7 या 7 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई हो, यदि हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय से दोष मुक्त को, जो दोष पाया गया है, दोषी पाया गया है जिला न्यायालय से, तो उसे दोष मुक्त कर दिया हो या हाई कोर्ट स्वयं प्रमाणित कर दे। ये क्या लाइन है यार? ये दोष मुक्त ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दे यदि वह स्वयं प्रमाण। नोट क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 134 ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 134 ए जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसमें उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति दी गई थी। 2000 से अधिक यानी 20,000 से अधिक के मामले में निर्णय में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1972 के इस समय सीमा को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 136 क्या कहता है कि विशेष इजाजत से किसी मामले की सुनवाई करना। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। वह न्याय के स्वविवेक पर भी निर्णय ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है इसके लिए, यानी कि विशेष इजाजत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, वह न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है। आर्टिकल 137 में क्या कहा गया है कि निर्णयों की समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। आर्टिकल 137 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। समीक्षा वही न्यायाधीश करेगा या उनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश करेगा। बात करेंगे अब न्यायिक पुनरावलोकन की। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13, 32, 224, 131, 254 इस शक्ति को प्रदान करता है न्यायिक पुनरावलोकन को। और यह शक्ति किसको प्रदान करता है? न्यायिक पुनरावलोकन को तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्रदान करता है यह शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन किससे जुड़ा हुआ है? तो मारबारी बनाम मेडिसिन 1803 से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए। न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता कब पड़ती है? तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है, और संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं जनहित याचिका, जिसको PIL कहते हैं और PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत भारत में 1970 के दशक में हुई थी PIL की शुरुआत, और यह भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायाधीश PN भगवती और BR कृष्णा अय्यर को PIL का जनक माना जाता है। PIL का जनक किसको माना जाता है? तो PN भगवती और BR कृष्णन अय्यर को PIL का जनक माना। 1978 में PIL जो बात की जा रही है, इसकी जो जानकारी उदाहरण मिलता है 1978 में उसना खातून बनाम बिहार राज्य
ओसना खातून बनाम बिहार राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के साथ पीआईएल में इस चीज़ का निर्णय दिया था। 1982 में दूसरा मिलता है 1982 में सर्वोच्च न्यायालय में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद, ठीक है, इसमें मिलता है। कुछ एनजीओ सस्ती लोकप्रियता के लिए पीआईएल का दुरुपयोग करने लगे थे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल का दायरा निर्धारित कर दिया था। ठीक है, पीआईएल का दायरा निर्धारित कर दिया था किसके लिए कि पुलिस में उत्पीड़न हो रहा है तो उसका, बंधुआ मजदूर, पर्यावरण, वन, वन्य जीव, अपेक्षित बच्चे, एससी एसटी ओबीसी, जेलों में उत्पीड़न और खाद्य पदार्थ में मिलावट, ये सारी घटनाएं होंगी तभी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। अब बात करेंगे न्यायिक सक्रियता के बारे में। अगला पॉइंट क्या है? न्यायिक सक्रियता। क्या कह रहा है न्यायिक सक्रियता? जब कार्यपालिका संविधान द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति करने में असफल हो जाए और सरकार जनता के हित के मामलों को सही से निर्वहन न कर पाए तब सरकार को निर्देश दिया जाता है। यह निर्णय न्यायिक सक्रियता कहलाती है। उदाहरण, राष्ट्रीय राजमार्ग से शराब की दुकानों को हटाना, दिल्ली में पर्यावरण का मुद्दा, ये सारी चीज़ें जो होती है न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत मस्त टॉपिक था और इसमें बहुत सारे आर्टिकल थे जो हम याद कर लेंगे तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।